हाय एवरीवन, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली होती क्या है? डे टू डे बेसिस पर हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस हैं जो हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन करती हैं। यानी फॉर एग्जांपल, आज अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम चाय पियेंगे, लेकिन अगर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हो सकता है हम जूस पी लें। तो इस तरीके से टेम्परेचर एक कंडीशन है जो डिफाइन करता है कि हम क्या पीने वाले हैं या फिर हम क्या पहनने वाले हैं। ऐसी ही लाइफ के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे कॉलेज के अंदर कोई सॉफ्टवेयर होगा जो हर स्टूडेंट के लिए बताता है कि मार्क्स के बेसिस पर उनका एक्चुअल फाइनल ग्रेड क्या कैलकुलेट होकर आना चाहिए। या फिर कोई सिस्टम होगा जो बताता है कि हमारी एज के हिसाब से क्या हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंडिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरीके की डिफरेंट कंडीशंस हैं जो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और इन्हीं कंडीशंस को हम C++ के कोड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब C++ के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लिखने के 4 बेसिक तरीके होते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इफ एल्स, एल्स इफ स्टेटमेंट्स, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। अब इफ एल्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। अब C++ के अंदर इफ स्टेटमेंट को लिखने का सिंटैक्स होता है कि हम लिखते हैं इफ, एंड उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कोई कंडीशन लिखते हैं। ये जो कंडीशन है ये बेसिकली ऐसी चीज़ है जिसका फाइनल आउटपुट या तो एक ट्रू वैल्यू होगी या फिर एक फॉल्स वैल्यू होगी। अगर कंडीशन का फाइनल रिजल्ट एक ट्रू वैल्यू होता है तो मतलब इफ ब्लॉक के अंदर जो भी काम होगा वो हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी अगर एज हमारी ग्रेटर देन 18 है तो हमारे पास सी आउट होकर आ जाएगा कैन वोट। तो इफ स्टेटमेंट की हेल्प से हम अपनी किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं, और वो कंडीशन अगर ट्रू है तो हम किसी भी काम को परफॉर्म करवा सकते हैं जो हमारे करली ब्रेसेस के अंदर लिखा होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स राइट आर बॉयलर प्लेट कोड #include IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। ये कोड हर क्लास में मैं आपको बार बार लिख के इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हमें बार बार इस कोड को लिखने की और देखने की आदत हो जाए। रिटर्न 0। अब यहाँ पर लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल बनाते हैं एज। एज को हमने डिफाइन किया है एज 14, या फिर अभी के लिए इसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, लेट्स मेक इट 24। अब अगर हमें इस तरीके की कुछ कंडीशन डिफाइन करनी है कि अगर हमारी जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, तो उस केस के लिए हम प्रिंट करना चाहते हैं कि दिस पर्सन कैन वोट इन इंडिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो उस केस में सी आउट कर दो कैन वोट। तो इस तरीके से हमने एक इफ स्टेटमेंट अपने कोड के अंदर लिख दिया है। यही बेसिकली एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो किसी कंडीशन के बेसिस पर एग्जीक्यूट होती है। और कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन है कि एज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए। इसको हम सेव कर सकते हैं एंड वी कैन एग्जीक्यूट इट। तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा कैन वोट। यहीं पर अगर हमारी एज 14 हो जाती तो उस केस में कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आता। कुछ भी इसलिए प्रिंट होकर नहीं आता क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसने फाइनल रिजल्ट क्या दिया? इसने फाइनल रिजल्ट फॉल्स दिया। और जब भी फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा, इफ ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा होगा वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऑपरेटर्स पढ़ते टाइम जो हमने बात की थी कि हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, वो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज होते हैं। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी कंडीशन के अंदर हम उन सारे ऑपरेटर्स को यूज कर रहे होंगे। अब जैसे हमारे पास इफ स्टेटमेंट होती है यानी इफ ब्लॉक होता है, वैसे ही हम एक एल्स का ब्लॉक बना सकते हैं। तो इफ एल्स कहने का मतलब होता है, इफ तो है बेसिकली कि अगर, इंग्लिश के अंदर इफ का मतलब होता है अगर ये कंडीशन सच हो जाए तो ये काम कर दो। एल्स मतलब अगर ऊपर वाली कंडीशन सच नहीं हुई है तब ये वाला काम कर दो। यानी अगर वोट नहीं कर सकते तो एल्स में हम सी आउट करवा देंगे कैन नॉट वोट, या इसमें ये कैन नॉट जो है इसे थोड़ा सा हम कैपिटल करके लिख लेते हैं एंड लेट्स सेव इट। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में क्योंकि एज 14 है तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा कैन नॉट वोट। अब इसे अगर मुझे एक पूरा प्रोग्राम बनाना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एज को तो हम डिक्लेयर कर देंगे और फिर उसे इनपुट ले लेंगे। तो सी आउट कर सकते हैं हम एंटर योर एज, एंड फिर हम सी इन करके अपनी एज को इनपुट ले सकते हैं। और जो भी एज हम इनपुट करेंगे उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हम वोट कर सकते हैं या फिर हम वोट नहीं कर सकते। लेट्स सेव इट एंड रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो हमारी एज लेट्स सपोज है 30, तो उस केस में हम वोट कर सकते हैं। पर इस बार अगर हमारी एज
11 ईयर्स हो गई तो उस केस में हम वोट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारा एक प्रॉपर प्रोग्राम है जो बन सकता है यूजिंग आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इफ़ स्टेटमेंट है उसे हम चाहें तो बार बार लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई रिमूव माई एल्स, यहाँ पर एक इफ़ हो जाएगा कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो वोट कर सकते हैं, और एक और इफ़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर इनफैक्ट इसी के साथ में इफ़ अगर हमारी एज ग्रेटर देन इक्वल टू, आई डोंट नो द एग्जैक्ट एज बट आई एम अज्यूमिंग 45, सी आउट, तो उस केस में वी कैन ऑल्सो कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस, यानी हम इलेक्शंस के अंदर भी खड़े हो सकते हैं। इट कुड ऑल्सो बी 35, आई एम नॉट श्योर, ये बस मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एक। तो ये हमने 2 इफ़ स्टेटमेंट्स लिख दी, यानी अगर 18 से बड़ी एज है उस केस में वोट कर सकते हैं, और 45 से बड़ी एज है उस केस में वी कैन ऑल्सो कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस। इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। लेट्स सपोज किसी भी व्यक्ति की एज है 55, तो मतलब वो वोट भी कर सकता है एंड दे कैन ऑल्सो कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है, यहाँ पे भी इफ़ स्टेटमेंट अपनी कंडीशन चेक करेगी और यहाँ पे भी इफ़ स्टेटमेंट अपनी कंडीशन चेक करेगी। पर जैसे हम बार बार इफ़ को लिख रहे हैं वैसे हम बार बार एल्स को नहीं लिख सकते। एल्स कभी भी अलग से नहीं लिखा जा सकता, यानी मैं सोचूं कि मैं यहाँ पर शुरुआत ही एल्स के साथ कर दूँ तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू फॉर्म एनी लॉजिक, एल्स इज़ गोइंग टू एक्सपेक्ट अ स्टेटमेंट इन C++। एल्स हमेशा इफ़ के साथ ही लिखा जाता है, तो एल्स को अलग से नहीं लिख सकते और बार बार एल्स को नहीं लिख सकते। बहुत सारे इफ़ लिख सकते हैं पर एल्स हमेशा एक ही होता है। अब एक और चीज़, इफ़ के अंदर यहाँ पर तो मैंने लिख दिया एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो या तो ट्रू वैल्यू देगा या फॉल्स वैल्यू देगा। पर मैं चाहती तो यहाँ पर सिंपल एक सिंगल चीज़ भी लिख सकती थी। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देती इफ़ 5, तो वैसे तो 5 कोई एज सच एक्सप्रेशन नहीं है, 5 का मतलब 5 ही होता है C++ के अंदर, पर क्योंकि 5 एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है और इफ़ के अंदर कंडीशन में एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू चाहिए, तो इंटरनली C++ क्या करता है, इंटरनली C++ इस 5 को ट्रू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पर 0 कर देती तो इंटरनली C++ 0 को फॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता। अगर -5 कर देती तो भी इसे ट्रू की तरह लिया जाता इफ़ कंडीशन के अंदर। तो कभी भी अगर हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ नंबर्स लिख देते हैं तो उनकी भी अपनी एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है। अब एक और प्रोग्राम छोटा सा क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम मार्क्स एंटर करवाएंगे स्टूडेंट के और हम फाइंड करेंगे कि स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है। तो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड मार्क्स। इनफैक्ट हम इन्हें फ्लोटिंग भी रख सकते हैं, फ्लोट मार्क्स, एंटर योर मार्क्स, और यहाँ पर हम मार्क्स को एंटर करा लेंगे एंड उसके बाद लिखेंगे अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं, उस केस में तो क्या होगा, उस केस में हम सी आउट करेंगे पास। और एल्स वाले केस में हमारा जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाएगा, तो उस केस में हम एंडल करेंगे विद फेल। तो इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे जो मार्क्स हैं, लेट्स एंटर आर मार्क्स एज 88%, तो उस केस में हम पास हो जाएंगे। पर यहीं पर अगर मैंने 15% एंटर किया होता या 15 मार्क्स एंटर किए होते तो फिर हम फेल हो जाते। तो ऐसे में अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जो इफ एल्स के लॉजिक में फिट करती है तो उसे C++ के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें वी आर गोइंग टू बिल्ड एन इनकम टैक्स कैलकुलेटर। तो बेसिकली हमारी जो भी इनकम है उसे हम यूज़र से इनपुट लेंगे एंड फिर इस इनकम के हिसाब से हमारा टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा। और टैक्स के भी स्लैब्स होते हैं, जैसे रियल लाइफ के अंदर टैक्स के स्लैब्स होते हैं कि इतनी से इतनी अमाउंट तक आपको इतने % टैक्स देना है, उसके ऊपर आपको इतने % टैक्स देना है, उसके ऊपर इतने % टैक्स देना है। तो वैसे ही हमने भी 3 स्लैब्स को क्रिएट किया है। ये स्लैब्स रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं बट एक्चुअलिटी में इससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं हमारे स्लैब्स। तो यहाँ पर अगर इनकम किसी की भी 5 लाख से कम है ईयरली तो उस केस में 0% टैक्स होगा। अगर 5 से 10 लाख के बीच में तो 20% टैक्स होगा, और 10 लाख से अगर ज़्यादा है तो उस केस में 30% टैक्स होगा। तो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज़ हम एक वेरिएबल बना सकते हैं इनकम एंड हम सी आउट कर देंगे यूज़र के लिए एंटर इनकम, और हमारी जो इनकम है उसे हम लैक्स के अंदर एंटर करवाएंगे ताकि हमें बार बार बहुत सारे जो ज़ीरोज़ हैं उनको ना स्टोर करना पड़े। तो लेट्स सी इन आर इनकम एंड अब हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा बेस्ड अपॉन इनकम स्लैब्स। अब इनकम के लिए चेक करेंगे, अगर हमारी जो इनकम है वो अगर लेस देन 5 लाख्स हो जाती है तो उस केस में कुछ टैक्स आएगा। एल्स इफ़ अगर हमारी जो इनकम है वो ग्रेटर देन तो 5 है
बट वो लेस देन 10 हो जाती है तो उस केस में एक अलग स्लैब आएगा। अब यहाँ पर अगर इनकम लेस देन 10 और बाकी सारे केसेस में यानी जब इनकम ग्रेटर देन 10 हो जाती है तो उस केस में या यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं, यानी 5 और 10 दोनों इंक्लूसिव है, और बाकी सारी केसेस में ये स्लैब है 30% का, ये वाला हमारा स्लैब आ गया 20% का, और ये वाला हमारा स्लैब आ गया 0% का। अच्छा, यहाँ पर आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि अगर मुझे 2 कंडीशंस चेक करनी होती, यानी कल को यहाँ पर एक और स्लैब इंट्रोड्यूस हो जाता कि जिस भी लोगों की इनकम, लेट्स सपोज कोई भी रैंडम, कि जिस भी व्यक्ति की इनकम 12 से 15 के बीच में उनके लिए कुछ और परसेंटेज आते, तो हम 2 कंडीशंस को कैसे कंबाइन करते? तो हम 2 कंडीशंस को कुछ ऐसे कंबाइन करते कि हम लिखते एल्स इफ जिसकी इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है एंड जिसकी इनकम लेस देन इक्वल टू 15 है। तो इस तरीके से हम एंड को यूज़ कर सकते हैं, यानी एक अलग से हमारे पास स्लैब बन जाता जिसमें ये मेरी कंडीशन 1 होती, ये मेरी कंडीशन 2 होती, और मुझे चाहिए कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर एंड को यूज़ कर सकते हैं टू कंबाइन 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को तो हमने काफ़ी बार देख लिया, इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं 2 कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। तो अभी के लिए इसे हम हटा लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट आवर टैक्स। इनफैक्ट एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, इंट टैक्स। तो यहाँ पर टैक्स इज गोइंग टू बी 0%, टैक्स इज गोइंग टू बी 0। यहाँ पे टैक्स क्या होगा? यहाँ पे टैक्स होगा 20% के इक्वल, तो टैक्स इज गोइंग टू बी 0.2 मल्टीप्लाइड बाय माई इनकम। इनफैक्ट टैक्स को इंट की जगह हम एक फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 20% ऑफ इनकम हो जाएगा एंड इसी तरीके से यहाँ पर 30% ऑफ इनकम हमारा टैक्स हो जाएगा, और लास्ट में जाकर हम अपने टैक्स को प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे सी आउट टैक्स इज इक्वल टू। अब वैसे तो टैक्स को डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, पर इसे लैक्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई आवर टैक्स अमाउंट विद 1 लाख। नाउ लेट्स रन आवर कोड। अगर मेरी जो इनकम है, लेट्स सपोज माय इनकम इज इक्वल टू 8 लाख्स, तो उस केस में टैक्स कितना होगा? उस केस में टैक्स होगा 1,60,000 के इक्वल। वहीं पर दूसरी तरफ इफ़ माय इनकम इज़ लेट्स सपोज इक्वल टू 20 लाख्स, तो उस केस में टैक्स होगा 6 लाख्स के इक्वल। तो इसी तरीके से हमारा जो डिफरेंट अमाउंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट टैक्स जो है अपने स्लैब्स के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, और उसे हम चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और स्पेशल ऑपरेटर के बारे में, विच इज़ कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर इफ़ एल्स को लिखने का ही एक छोटा तरीका होता है, यानी टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करना कंपलसरी नहीं है। जो सारे काम टर्नरी ऑपरेटर से हो सकते हैं वो सारे काम इफ़ एल्स से भी हो सकते हैं, बस कई बार हमारे पास बहुत छोटी सी कंडीशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंडीशन है चेक करना कि हमारी एज अगर ग्रेटर देन 18 है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन 18 है तो हमें ट्रू चाहिए, नहीं है तो हमें फॉल्स चाहिए। तो इसके लिए जब हम इफ़ एल्स कंडीशन को क्रिएट करते हैं तो हो सकता है हमारा कोड 4 लाइनों में आए, 5 लाइनों में आए, तो वहीं पर उसी चीज़ को शॉर्ट में यानी एक लाइन में लिखने का तरीका होता है हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर किसे कहते हैं? ये जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल और जो कोलन का सिंबल होता है, ये जब कंबाइन करते हैं तो इसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये कैसे वर्क करते हैं? बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर किसी भी कंडीशन को चेक करता है। पहले हम अपनी कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन को लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब है बेसिकली ये कंडीशन सच है या नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद हमारी 2 स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। तो कंडीशन अगर ट्रू देती है तो उस केस में तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और कंडीशन अगर फॉल्स दे दे तो उस केस में सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और ये फिक्स्ड है, दोनों स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होती। ट्रू के केस में फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फॉल्स के केस में सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। और इन स्टेटमेंट्स के अंदर अगर कोई वैल्यू लिखी है तो लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा हम कोड लिखते हैं, लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस। अब लेट्स सपोज हमने एक बूलियन वेरिएबल बनाया इज एडल्ट। इज एडल्ट में अभी हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की है। अब इज एडल्ट के अंदर हम स्टोर करेंगे क्या मेरा यूज़र एडल्ट है या फिर यूज़र एडल्ट नहीं है। तो अगर एज ग्रेटर देन 18 होती है तो इज एडल्ट के अंदर 1 वैल्यू आ जाएगी यानी ट्रू वैल्यू आ जाएगी, और नहीं है तो उसके अंदर फॉल्स वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम अपना एक वेरिएबल बना सकते हैं एज, जिसे हम एंटर करा लेंगे अपने यूज़र से, एंटर एज,
और सीन कर लेंगे अपनी एज को। अब एज के बेसिस पर हमें इज एडल्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो एक तो तरीका है इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करने का कि अगर एज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो उस केस में इज एडल्ट के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, इट विल हैव अ ट्रू वैल्यू, और एल्स के केस में इज एडल्ट के अंदर हम फॉल्स वैल्यू को स्टोर करा देंगे। तो एक तो इस तरीके से हम अपने कोड को लिख सकते हैं। इसी लाइन को लिखने का एक और तरीका है कि मैं लिख दूं इज एडल्ट इक्वल्स एज क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, क्वेश्चन मार्क। तो ये मेरी कंडीशन होगी, क्या एज मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, जिसे हम चेक कर रहे हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो मेरे इज एडल्ट में ट्रू स्टोर होना चाहिए, तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। नहीं तो क्या स्टोर होना चाहिए, नहीं तो स्टोर होना चाहिए फॉल्स। तो ये जो पूरा लॉजिक है जो यहाँ पर 4 लाइनों में 5 लाइनों में लिखा जा रहा था, इसे बेसिकली हमने एक सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और फाइनल रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का ही सेम मतलब है। तो जो काम टर्नरी ऑपरेटर से करते हैं वो इफ एल्स से तो कर ही सकते हैं, पर कई बार इफ एल्स इतना सिंपल होता है कि उसे हम एक सिंगल लाइन के अंदर लिखना चाहते हैं, तो उसी को लिखने का तरीका हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, लेट्स सपोज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स या लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, और हमारे पास 2 नंबर्स हैं, जैसे इंट a इज इक्वल टू 10 हो गया, इंट b इज इक्वल टू 5 हो गया। ये 2 नंबर्स हैं। अब लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स को हम एक वेरिएबल है लार्जेस्ट, इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो कैसे करें। तो बेसिकली हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, क्वेश्चन मार्क, तो उस केस में लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। नहीं तो लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो लार्जेस्ट के अंदर हमारी लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू आकर स्टोर हो जाएगी, और फाइनली हम सी आउट कर सकते हैं अपनी लार्जेस्ट इज अपनी लार्जेस्ट वैल्यू को। ऊपर वाला कोड एक बार हम कमेंट आउट कर लेते हैं एंड इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, सेव, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 10, क्योंकि दोनों में लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट है हमारा 10। तो जो इफ एल्स से हम कर रहे थे उसे हमने एक सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम ऑड या इवन वाला अपना कोड दोबारा लिखना चाहें, तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज वी हैव अ नंबर इक्वल टू 13, अगर हम पता करना चाहते हैं इफ द नंबर इज ऑड और इवन, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इंट इज ऑड, नंबर ऑड है या नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए, या इनफैक्ट नंबर इवन है या नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने नंबर मॉड्यूलो 2 को कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो 0 के इक्वल है तो मतलब नंबर इवन है, तो ट्रू स्टोर करा दो, नहीं तो फॉल्स स्टोर करा दो। इज इवन बेसिकली इंटीजर नहीं, इसे एक बूलियन वेरिएबल बना लेते हैं जो बताएगा नंबर मेरा इवन है या नहीं है। तो उसके बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि हमें ट्रू स्टोर कराना चाहिए या फिर हमें अपने वेरिएबल के अंदर फॉल्स स्टोर कराना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारे छोटे छोटे लॉजिक होते हैं जिसको हम इफ एल्स के अंदर लिखते हैं, उन्हीं लॉजिक्स को कन्वर्ट करके हम अपने टर्नरी ऑपरेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ और एल्स स्टेटमेंट 2 अलग अलग स्टेटमेंट होती है, पर एल्स इफ स्टेटमेंट हमारी एक सिंगल स्टेटमेंट होती है। एल्स इफ स्टेटमेंट को बेसिकली हम किसी भी इफ स्टेटमेंट के बाद यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ केस क्या होता है, बेसिकली एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एक और नई कंडीशन 2 को चेक कर सकते हैं। अगर इफ़ के अंदर जो भी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स इफ वाली कंडीशन चेक होती है, पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उस केस में एल्स इफ वाली कंडीशन चेक नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम मार्क्स चेक कर रहे हैं। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो उस केस में तो सी आउट कर देंगे ए, कि हमारा ग्रेड ए हो जाएगा। पर अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है, मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, मतलब 80 और 90 के बीच में है, तो उस केस में हम सी आउट कर देंगे द ग्रेड इज इक्वल टू बी, और बाकी सारी केसेस के लिए हम सी आउट कर देंगे द ग्रेड इज इक्वल टू सी। इसको एक बार करके देखते हैं। लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल इंट मार्क्स, और मार्क्स के अंदर लेट्स सपोज हमने स्टोर करा दिया 85। अब हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हमारे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हैं। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हैं तो हमारा ग्रेड हो जाना चाहिए ए, या एल्स इफ हम एक और कंडीशन चेक कर सकते हैं, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं तो उस केस में हम सी आउट करा देंगे बी, और बाकी सारे केसेस में हम सी आउट करा देंगे सी। तो ये बेसिकली हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम हो जाएगा। अब इसके अंदर लॉजिकली थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। लेट्स सपोज हमारे मार्क्स 95 हो गए,
यानी 90 से लेकर अगर 100 के बीच में हमारे मार्क्स लाई करते हैं तो उस केस में क्या ग्रेड आएगा, उस केस में ग्रेड ए आएगा। पर अगर 80 से लेकर 90 के बीच में हमारे मार्क्स लाई करते हैं, जैसे 85 हो गया, उस केस में ग्रेड आएगा बी, क्योंकि सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी तो ये तो फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हम इस कंडीशन को जब चेक करेंगे 85 के लिए तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारे पास ग्रेड बी आकर प्रिंट हो जाएगा। और एक बार ये चीज़ अगर एग्जीक्यूट हो गई तो एल्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। पर अगर मार्क्स लेस देन 80 हैं, यानी लेट्स सपोज मार्क्स 75 हो गए, तो 75 के केस में ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है, मार्क्स ग्रेटर देन 80 नहीं है, तो हमारे पास ग्रेड में सी आकर प्रिंट हो जाएगा। इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। अभी मार्क्स 85 है तो ग्रेड बी हमारे पास आकर प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सेव इट एंड री रन इट। तो ग्रेड बी आ जाएगा, पर यहीं पर अगर मार्क्स 95 हो गए तो ग्रेड हमारा ए आएगा, और यहीं पर मार्क्स अगर 75 हो गए तो उस केस में आर ग्रेड विल बी इक्वल टू सी। तो इस तरीके से डिफरेंट कंडीशंस हैं जो चेक हो रही हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में एज अ बिगिनर आना चाहिए कि जब हम बार बार इफ़ लिख सकते थे तो हमें एल्स इफ की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब यहाँ पर बिना एल्स के मैं सिंपली ये इफ़ भी लिख सकती थी, मेरे कोड के अंदर कोई एरर नहीं आता। पर लॉजिकली एक प्रॉब्लम आ जाती। लॉजिकली क्या प्रॉब्लम आती, इसे सेव करते हैं एंड एक बार अगर मैं 95 के लिए इस कोड को रन करूं तो उस केस में लॉजिकली क्या प्रॉब्लम आती कि मेरे पास ए और बी दोनों ग्रेड्स प्रिंट होकर आ जाते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले क्या कोड आया था। इफ़ स्टेटमेंट तो हर बार कंडीशन को चेक करेगी, यानी यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन को चेक करेगी क्या मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, ऑब्वियसली मार्क्स ग्रेटर देन 90 है, तो उस केस में हमारे पास ए प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा कोड यहाँ, हमारा कंट्रोल यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा इफ़ है तो दोबारा से कंडीशन चेक होगी। फ़र्क नहीं पड़ेगा पहले वाली कंडीशन सच थी या पहले वाली कंडीशन फॉल्स थी। यहाँ पे दोबारा चेक किया जाएगा कि क्या 95 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ऑब्वियसली 95 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो दोबारा से हमारा ग्रेड जो प्रिंट होगा इस बार बी ग्रेड प्रिंट होगा। पर अगर हम यहाँ पर एल्स लगा देते हैं तो उस केस में 95 के लिए हमारा कोड सिर्फ एक बार रन करेगा और सिंगल ग्रेड दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार 95 के लिए यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद एल्स वर्क नहीं करता। तो एल्स इफ स्टेटमेंट की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसे याद रहता है कि पहले वाली स्टेटमेंट ट्रू थी या फॉल्स थी। अगर पहले कोड रन कर गया, पहले स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू हो गई तो उस केस में ये कंडीशन चेक नहीं होगी। पर यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस केस में हमारी ये वाली कंडीशन चेक की जा रही होगी। जबकि इफ़ मल्टीपल जो इफ्स होते हैं उनके केसेस में बार बार कंडीशन हमारी चेक होती है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। पहले हमने लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स को प्रिंट करवाया था। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास 3 नंबर्स आएंगे ए, बी एंड सी। तो हमें तीनों में से जो भी लार्जेस्ट नंबर है उसे प्रिंट करवाना है। तो लॉजिकली ये क्वेश्चन कैसे वर्क करेगा? लॉजिकली सबसे पहले हम ए के लिए चेक कर लेते हैं। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है और ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है तो यहाँ पर एंड यूज़ कर सकते हैं कि ए बी से भी बड़ा है एंड ए सी से भी बड़ा है। तो उस केस में सबसे बड़ा कौन होगा? उस केस में सबसे बड़ा ए होगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब ए सबसे बड़ा नंबर नहीं है, उस केस में या तो बी सबसे बड़ा है या फिर सी सबसे बड़ा है। तो उस केस में हम चेक करेंगे कि क्या बी सी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा हो जाता है तो उस केस में बी इज़ द लार्जेस्ट नंबर और एल्स सी इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो लॉजिक ये कहता है कि फर्स्ट नंबर के लिए चेक कर दो। अगर फर्स्ट नंबर बाकी दोनों से बड़ा है तो वही सबसे बड़ा नंबर है, नहीं तो बी और सी में से कोई है। तो बी को चेक कर लो, बी क्या सी से बड़ा है, क्योंकि ए से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब बी अगर सी से बड़ा है तो बी इज़ द लार्जेस्ट नंबर, नहीं तो सी इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो इसी लॉजिक को हमें कन्वर्ट करना है टू कोड। तो इसे कोड में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो अपने 3 नंबर्स को हम इनपुट लेंगे ए बी सी, सी आउट, एंटर ए। हम सी इन कर लेंगे अपने ए को। इसी तरीके से वी आर गोइंग टू एंटर बी एंड सी। फिर चेक कर लेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है एंड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी तो उस केस में लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? लार्जेस्ट इज सी, और सी की वैल्यू को भी हम चाहें तो लार्जेस्ट इज ए और ए की वैल्यू को भी हम चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में हम बी और सी को कंपेयर करेंगे। तो अगर बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी हो गया तो उस केस में मुझे क्या करना है? उस केस में हम प्रिंट कर देंगे
लार्जेस्ट इज़ बी और बी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, और एल्स हमें पता है लार्जेस्ट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू सी, फिर हम सी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा कोड हो जाएगा टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। वी कैन एग्जीक्यूट आवर कोड। ए में लेट्स सपोज हमने एंटर किया 45, बी में हमने एंटर किया 100 और सी में हम एंटर कर रहे हैं 92। तो द लार्जेस्ट इज बी विच इज़ इक्वल टू 100। तो इस तरीके से लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपनी स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट इज़ बेसिकली लाइक प्रेसिंग अ स्विच। जैसे हमारे घर में काफ़ी सारे स्विचेस होते हैं, किसी स्विच को अगर हम ऑन करते हैं तो हमारी लाइट ऑन हो जाती है, हमारा पंखा चलने लगता है, उसी को अगर हम ऑफ़ कर दें तो चीज़ें ऑफ हो जाती हैं। वैसे ही स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है कुछ, कि हमारे पास एक स्विच होता है जो या तो ऑन होता है या फिर वो ऑफ रहता है। अब वैसे तो स्विच स्टेटमेंट प्रैक्टिकली डीएसए के अंदर या एल्गोरिदम्स के अंदर या कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर प्रैक्टिकली हम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इनफैक्ट शायद ही आगे कोई चैप्टर आएगा जिसमें हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे होंगे, पर फिर भी प्रोग्रामिंग के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्विच का। इंटरव्यूज़ के अंदर कभी कभी छोटा मोटा आपसे आधा नंबर का 1 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसीलिए हम स्विच स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बाकी प्रैक्टिकल केसेस में एल्गोरिदम्स या डेटा स्ट्रक्चर करते टाइम स्विच का उतना ज़्यादा यूज़ हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करती है? स्विच के अंदर हम अपना कीवर्ड लिखते हैं स्विच, और पेरेंथेसिस के अंदर हम कोई वेरिएबल लिखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होगी, कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो इस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है कि अगर मेरा कोई वेरिएबल है डे, ये मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है। इसके अंदर वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, एंड इस तरीके से। तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर ए वैल्यू है तो मुझे प्रिंट करवाना है मंडे, 2 वैल्यू है तो मुझे ट्यूसडे प्रिंट करवाना है, 3 के लिए वेंसडे प्रिंट करवाना है, 4 के लिए थर्सडे प्रिंट करवाना है, 5 के लिए मुझे फ्राइडे प्रिंट करवाना है, एंड इस तरीके से। तो ये काम अगर मैं इफ एल्स से करूँ तो मेरे पास बहुत सारे इफ एल्स आ जाएंगे। जैसे इफ़ आई हैव अ वेरिएबल डे जिसके अंदर लेट्स सपोज हमारे पास 3 है वैल्यू, और यहाँ पर मैं इफ एल्स अगर यूज़ करूँ, डे की वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में सी आउट कर दो मंडे। इस तरीके से अगर मैं लिखूँ, इफ़ डे की वैल्यू अगर 1 है तो उस केस में सी आउट कर दो ट्यूसडे। अब वैसे तो लिखने को तो कोड इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, पर इस तरीके से क्या होगा, कोड हमारा थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा अगर इसी सेम इफ एल्स कंडीशंस को मैं 7 बार लिखने वाली हूँ या 8 बार लिखने वाली हूँ फॉर अ फाइनल एल्स कंडीशन। पर इसी चीज़ को एक और कॉम्पैक्ट तरीके से लिखने का तरीका हमारी स्विच स्टेटमेंट होती है। तो स्विच स्टेटमेंट कहती है कि शुरुआत में लिखो स्विच कीवर्ड। स्विच कीवर्ड के अंदर हम अपना वेरिएबल डिफाइन करेंगे कि किस वैल्यू के बेसिस पर हमारे केसेस सच होने वाले हैं, यानी डे वैल्यू के बेसिस पर हम अपनी कंडीशन को चेक करेंगे। तो स्विच के अंदर बेसिकली हम केसेस डिफाइन करते हैं। हम लिखते हैं केस और उसके बाद पॉसिबल वैल्यू, यानी केस अगर 1 होगा, केस 1 कहने का मतलब है डे की वैल्यू अगर 1 होगी तो उस केस में हमें मंडे प्रिंट करना है। डे की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी, यानी केस 2 अगर ट्रू हो जाएगा तो उस केस में हम ट्यूसडे प्रिंट करवाना चाहते हैं, एंड सो ऑन। तो केस के सामने जो भी वैल्यू होती है उसे हम अपने वेरिएबल के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो केस अगर 1 हो जाएगा तो उस केस में हम सी आउट करवा देंगे मंडे, कुछ इस तरीके से। केस अगर 2 हो जाएगा तो उस केस में हम सी आउट करा देंगे ट्यूसडे। केस अगर 3 हो जाएगा यहाँ पर तो उस केस में हम सी आउट करा देंगे वेंसडे। पर यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ होती है कि अगर एक बार केस मेरा ख़त्म हो गया, यानी केस 1 के ट्रू होने पर क्या काम होना चाहिए वो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तो कोलन के बाद क्या काम होना चाहिए वो हम लिखते हैं। उसके बाद हमेशा स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम एक कीवर्ड लिखते हैं विच इज़ माई ब्रेक कीवर्ड। अब ये ब्रेक कीवर्ड क्यों लिखा है? ब्रेक कीवर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि अगर स्विच स्टेटमेंट में कोई भी केस ट्रू हो जाता है, जैसे इसका एक डेमो देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर डे की वैल्यू 1 है और मैंने 3 डेज के लिए लॉजिक डिफाइन किया है। तो यहाँ पर अगर केस 1 के साथ ही मैच हो गया तो 1 ही ट्रू हो गया, तो उस केस में मेरे पास मंडे तो प्रिंट हो ही जाएगा, पर उसके बाद वाले जितने भी केसेस होंगे वो भी प्रिंट हो जाएंगे, मतलब वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ट्यूसडे भी प्रिंट होगा, वेंसडे भी प्रिंट होगा। जैसे इफ़ आई एग्जीक्यूट माई कोड तो मेरे पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तीनों वैल्यूज़ प्रिंट होकर आने वाली है। बट अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगा दूँ, ब्रेक करने का मतलब है कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, बार बार प्रिंट नहीं करना है। ब्रेक मतलब यहाँ से निकल जाओ, ब्रेक मतलब ये जो करली ब्रेसेस हैं अब इससे बाहर निकल जाओ, आगे का कुछ भी प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बार
ब्रेक की वजह से मेरे पास एक तरीके से ब्रेक लग जाएगा और सिर्फ मंडे प्रिंट होगा। तो ऐसे ही हर एक केस के बाद हम अपना ब्रेक जो स्टेटमेंट है उसे यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। तो अपना जो पूरा प्रोग्राम है, वी कैन क्रिएट एन एंटायर प्रोग्राम आउट ऑफ इट। ये मेरा केस 4 हो जाएगा, जिसके अंदर वील हैव थर्सडे। इसी तरीके से हमारे पास केस 5 हो जाएगा, जिसके अंदर हम फ्राइडे प्रिंट करवा देंगे। एक हमारे पास केस 6 हो जाएगा, जिसके अंदर हम सैटरडे प्रिंट करवा देंगे। तो आई होप हमें समझ में आ रहा होगा कि स्विच वाले कोड भी बड़े होते हैं इफ एल्स की तरह, पर क्योंकि ये क्लीनर तरीका है कोड को लिखने का, थोड़ा सा क्लीन एस्थेटिक तरीका है, इसीलिए हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। एंड ये हमारे पास संडे हो जाएगा। और एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है लास्ट में। डिफ़ॉल्ट बेसिकली कहता है कि अगर इनमें से कुछ भी सिचुएशन सच नहीं हुई तो डिफ़ॉल्ट को रन कर दो। डिफ़ॉल्ट के अंदर जैसे यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं इनवैलिड डे। इनवैलिड डे मतलब अगर 1 में से 7 में से कुछ भी नहीं हुआ, लेट्स सपोज 15 हो गया, तो 15 का तो कोई डे ही नहीं होता वीक में, तो यहाँ पे हम इनवैलिड डे ये चीज़ प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा प्रॉपर एक स्विच स्टेटमेंट हमने एक तरीके से लिख दिया है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ केसेस एंड डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अपने डे को हम इनपुट भी ले सकते हैं। वी कैन डू सी आउट एंटर डे, और सी इन कर सकते हैं हम अपने डे की वैल्यू को, और अब डे के हिसाब से हम अपना डे का नाम प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसे कर लेते हैं क्लियर। ओके, तो यहाँ पर रन, एंड बेसिकली लेट्स सपोज इफ़ माय डे इज़ नंबर 4 तो मेरे पास थर्सडे प्रिंट होकर आ जाएगा। इफ़ माय डे इज़ नंबर 7 तो संडे प्रिंट होकर आ जाएगा। बट अगर मैंने कोई इनवैलिड नंबर एंटर कर दिया जैसे 15, तो इनवैलिड डे मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ स्विच स्टेटमेंट वर्क्स इन C++। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इफ एल्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी हमारे पास 2 नंबर्स आएंगे A और B। A के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, B के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल A के अंदर 5 है और B के अंदर 10 है, तो हमें दोनों के अंदर जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है उसे प्रिंट करवाना है। तो हमारे लिए इस बार आउटपुट के अंदर होना चाहिए 10। तो इसे हम कैसे देख सकते हैं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ अगर A ग्रेटर देन B हो जाता है, मतलब A अगर B से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या सी आउट कराएंगे? उस केस में तो हम सी आउट करा सकते हैं सिंपली A, और एल्स वाले केस में हम क्या सी आउट करा सकते हैं? एल्स वाले केस में हम सी आउट करा सकते हैं अपना B, यानी अगर A बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली B की वैल्यू हमारे पास बड़ी होकर आएगी। तो इस तरीके का एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर एक और टिप कि जब भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो एक बार वहाँ पर हमेशा अपने लेक्चर को पॉज करना है और खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुद से सक्सेसफुली सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते, पर प्रैक्टिस क्वेश्चन को हमें एक बार खुद से उसके बारे में सोचना होता है, सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करनी होती है। क्योंकि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसके हम डिफरेंट पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं, हमारी जो पुरानी नॉलेज है उसको हम रिकॉल करते हैं, उसी की वजह से हमारा लॉजिक टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश ज़रूर करनी है। तो लेट्स राइट आवर प्रोग्राम, इसे हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2 नंबर्स क्रिएट कर लेते हैं A एंड B। इस तरीके से सिंगल लाइन के अंदर भी हम 2 इंटीजर्स या 2 वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं अगर वो सेम टाइप के हैं तो इंट A एंड B। फिर सबसे पहले हम इनपुट ले लेंगे अपने दोनों नंबर्स को, एंटर A एंड उसके बाद वी हैव एंटर B, C in B आ जाएगा हमारे पास। एंड फिर हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं कि अगर A ग्रेटर देन B है, या इनफैक्ट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं, तो उस केस में हम सी आउट करना चाहते हैं A इज़ लार्जर, और अपनी लार्ज वैल्यू को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अपनी A की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया, और एल्स वाले केस में इसी का ऑपोजिट हम प्रिंट करवा देंगे कि B इज़ लार्जर, एंड अपनी B की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। लेट्स सेव इट। ये हमारा कोड हो गया हमारे पास। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। A के अंदर लेट्स सपोज हमने एंटर किया 10 एंड B के अंदर हमने एंटर किया 20, तो प्रिंट होकर आ गया B इज़ लार्जर एंड B इज़ इक्वल टू 20, एंड उसी का ऑपोजिट भी हम चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें हो सकता है एक कॉन्सेप्ट, मैथ का कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग के अंदर देखें। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रिंट इफ़ अ नंबर इज़ ऑड और इवन,
यानी हम कोई भी नंबर है जिसे इनपुट लेंगे, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, और हमें प्रिंट करवाना है वो जो नंबर एंटर हुआ है, इज़ इट एन ऑड नंबर और इज़ इट एन इवन नंबर। तो यहाँ पर 5 को अगर देखें तो 5 क्या है, 5 एक ऑड नंबर है। 10 को देखें 10 क्या है, 10 एक इवन नंबर है। 3 को देखें 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है। 18 क्या है, 18 हमारा इवन नंबर है। अब किसी भी नंबर के बारे में कैसे पता चलता है कि एक ऑड नंबर है या फिर एक इवन नंबर है? इवन नंबर्स की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है मैथ के अंदर। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, क्या मैं कह सकती हूँ सारे के सारे इवन नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इस तरीके से जितने भी इवन नंबर्स होते हैं बेसिकली 2 के मल्टीपल्स होते हैं। या फिर इसी चीज़ को कहने का एक और तरीका होता है कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं जब उन्हें 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। या यहाँ पर हम मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं 18 को 2 से मॉड्यूलो देकर देखूं तो भी हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं 10 का 2 से मॉड्यूलो देखूं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। और ऑड नंबर्स का हमेशा जो रिमाइंडर आता है दैट इज़ इक्वल टू 1। यानी 5 का अगर 2 से मॉड्यूलो देखें इट विल बी इक्वल टू 1। 3 का अगर 2 से मॉड्यूलो देखें इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये एक इंडिकेटर होता है कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर ऑड है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके जब हम बड़े बड़े कोड लिखेंगे डीएसए के अंदर तो वहाँ पर हो सकता है हमें एक छोटी सी चीज़ चेक करनी हो कि कोई नंबर ऑड है या इवन है। तो वहाँ पर सिंपली हम ये वाला लॉजिक अप्लाई करके देख रहे होंगे। तो इसके लिए भी हम कोड लिख सकते हैं। वी कैन बेसिकली एंटर, लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल्ड नम एंड सी आउट कर देते हैं एंटर नंबर, सी इन हमारा नंबर, एंड यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर नम मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, यानी नंबर का 2 के साथ मॉड्यूलो अगर 0 आता है, यानी रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो उस केस में हमें क्या सी आउट कराना पड़ेगा? उस केस में हम प्रिंट करवा सकते हैं नंबर इज़ इवन। एल्स वाले केस में हम सी आउट करवा सकते हैं नंबर इज़ ऑड। इसे सेव कर लेते हैं, लेट्स क्लियर एंड रीरन इट। तो अगर हमने नंबर एंटर किया 18 तो उस केस में आ रहा है नंबर इज़ इवन। लेट्स ऑल्सो प्रिंट आवर एंड लाइन। पर वहीं पर इफ़ आई ट्राई टू एंटर 17 तो उस केस में ऑड आएगा। अगर 10 एंटर किया उस केस में इवन आएगा। अगर 5 एंटर किया तो उस केस में हमारे पास दोबारा से ऑड नंबर आएगा। अब नेक्स्ट हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विच इज़ टू बिल्ड अ कैलकुलेटर यूजिंग स्विच फॉर द 4 बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस। कौन से 4 बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए हम एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सके। तो कैलकुलेटर क्या क्या वैल्यूज़ इनपुट लेगा पहले तो वो देख लेते हैं। कैलकुलेटर के अंदर इनपुट में एक तो 2 नंबर्स आ रहे होंगे ए और बी, जिनके ऊपर बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, दीज आर माय ऑपरेंट्स। उसके बाद एक और कैरेक्टर हम इनपुट लेंगे और ये कैरेक्टर क्या होगा? ये कैरेक्टर बेसिकली हमारा सिंबल होगा। यानी अगर यूज़र प्लस एंटर करेगा तो हमें पता चलेगा हमें ऐड करना है, माइनस एंटर करेगा तो हमें पता चलेगा हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई एंटर करेगा या डिवाइड एंटर करेगा तो हमें ऑपरेशन का पता चलेगा। तो 3 चीज़ें हैं जो इनपुट होंगी, ए, बी एंड उसके साथ में हमारा ऑपरेटर का कैरेक्टर। फिर हमें कंडीशन किस पे लगेगी? कंडीशन हमारे सिंबल्स पे लगेगी कि अगर प्लस सिंबल एंटर हुआ है तो ए प्लस बी प्रिंट करवाओ, मल्टीप्लाई सिंबल एंटर हुआ है तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्रिंट करवाओ, माइनस सिंबल एंटर हुआ है तो ए माइनस बी प्रिंट करवाओ। इस तरीके से हम कंडीशंस लगाएंगे अपने कैरेक्टर की वैल्यू पर और फिर फाइनली हम अपना रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे। अब ये जो सवाल है इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम इफ एल से भी इस सवाल को कर सकते हैं, हम स्विच से भी इस सवाल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को हम इफ एल से करने वाले हैं। तो लेट्स राइट आवर लॉजिक। सबसे पहले तो हमारे पास 2 नंबर्स होंगे ए एंड बी जो हमारे ऑपरेंड्स बनेंगे और एक कैरेक्टर होगा, इसे हम कह देते हैं ऑपरेटर या थोड़ा छोटा रख देते हैं, लेट्स कॉल इट ओपी। सबसे पहले तो हम ए और बी को इनपुट कर देंगे, एंटर ए, सी इन कर लिया हमने ए एंड इसी तरीके से हम एंटर करवा लेंगे बी को, सी इन कर लेंगे बी को एंड इसी तरीके से हम एंटर करवा देंगे अपने ऑपरेटर को एंड इसे अपने ओपी के अंदर हम एंटर कर लेंगे। तो हमारे पास तीनों चीज़ें तैयार होकर आ गई हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना पूरा लॉजिक लिखना है कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर के अंदर कैरेक्टर को बेसिकली हम कंपेयर करेंगे। अगर हमारा जो ऑपरेटर है
इफ़ दैट इज़ इक्वल टू प्लस, तो सिंगल कोट्स के अंदर प्लस के साथ उसे कंपेयर कर लेंगे। अगर ऑपरेटर की वैल्यू प्लस के इक्वल है तो उस केस में हमें प्लस करना है, तो हम सी आउट करवा देंगे ए या ए प्लस बी इक्वल्स, लेट्स गिव सम स्पेसिंग, इज इक्वल टू, यहाँ पर कर देंगे ए प्लस बी एंड एंड लाइन। एल्स इफ, अगर मेरा जो ऑपरेटर है इफ दिस इज इक्वल टू माइनस, तो उस केस में इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। माइनस के लिए हम ए माइनस बी कर देंगे। एल्स इफ अगर ऑपरेटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो मेरे पास एस्टरिस्क आ जाएगा। और एल्स इफ माई ऑपरेटर इज इक्वल टू डिवाइड, तो उस केस में हम या इनफैक्ट पूरी स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं, डिवाइड कर देंगे ए को बी से। और एक एल्स का केस रख लेते हैं जिसमें हम सी आउट करने वाले हैं बेसिकली इनवैलिड ऑपरेटर। मतलब हो सकता है ऑपरेटर के अंदर कोई डॉलर का सिंबल लिखकर भेज दे जो इन सारे सिंबल्स के साथ मैच नहीं करता, तब तो हमारा कैलकुलेटर में एरर ना आए, इसलिए हम सिंपली सी आउट करवा देंगे इनवैलिड ऑपरेटर। तो इस तरीके से हमने अपना कैलकुलेटर बिल्ड कर लिया है। लेट्स सेव इट एंड एग्जीक्यूट आवर कोड। तो लेट्स सपोज हमारा ए है 10 के इक्वल, बी है 5 के इक्वल। मुझे क्या करना है, मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ए इंटू बी हो गया 50 के इक्वल। इसी तरीके से लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5, मुझे दोनों को डिवाइड करना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 हो गया 2 के इक्वल। तो इस तरीके से अब मेरा कैलकुलेटर कंप्लीटली फंक्शन कर रहा है। तो ये तो हो गया कैलकुलेटर बनाने का तरीका यूजिंग इफ एल्स। तो इफ एल्स से हमने इस तरीके से अपनी कंडीशंस लिखी। इसी सेम चीज़ को हम स्विच से भी लिख सकते हैं। जैसे स्विच से अगर हम करना चाहें तो आई कैन सिंपली राइट स्विच, और किस वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होंगे हमारे केसेस हमारे इस ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल में ओपी आ जाएगा, माई ऑपरेटर। एंड अब हम केसेस डिफाइन कर सकते हैं। पहला केस होगा प्लस का। प्लस के केस में मुझे क्या करना है, इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड साथ में ब्रेक। फिर हमारा सेकंड केस आ जाएगा माइनस का। माइनस के अंदर हम ये वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, एंड साथ में इनफैक्ट यहीं पर मैं लिख देती हूँ ब्रेक। तो प्रॉपर स्पेसिंग अभी मैं नहीं दे रही क्योंकि लॉजिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। थर्ड हो जाएगा हमारा केस मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई के अंदर ये वाली स्टेटमेंट। फोर्थ केस हो जाएगा हमारा डिवाइड का। डिवाइड के अंदर हमारी डिवाइड वाला सी आउट। एंड थर्ड फिफ्थ इज माई डिफ़ॉल्ट केस जिसमें आई एम गोइंग टू प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर। लास्ट में हम ब्रेक इसलिए नहीं लिखते स्विच के अंदर क्योंकि इवेंचुअली मतलब ब्रेक हो ही गया है, इसके बाद कुछ एसएस डिफ़ॉल्ट के बाद कोई केसेस नहीं होते, तो हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा चाहें तो इन्हें स्पेसिंग दे सकते हैं। तो ये हमारी स्विच से हमने सेम लॉजिक को लिख दिया। इसे भी टेस्ट आउट कर लेते हैं। लेट्स कमेंट इट आउट, सेव। तो अब हमारा नंबर लेते हैं नंबर 6 एंड बी हो जाएगा 3। दोनों को मुझे ऐड करना है, तो मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। दोबारा से 6 एंड 3 मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो इस बार मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करती हैं C++ के अंदर। और इन्हीं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हम बहुत सारे लॉजिक हैं जो अपने कोड के अंदर लिख सकते हैं। आने वाली क्लासेस के अंदर हम और ज़्यादा काफ़ी बार कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लूप्स को पढ़ेंगे, हम लूप्स को यूज़ करेंगे, और इतनी बार हम ये सारी जो चीज़ें हैं बार बार लिख देंगे कि हमें अपने C++ सिंटैक्स की आदत हो जाएगी। जैसे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमने सी आउट स्टेटमेंट को इतनी बार लिख दिया है कि अब हमें आदत होगी है सी आउट स्टेटमेंट लिखने की। या फिर हमारा ये जो बॉयलर प्लेट कोड है इसकी भी अब हमें लिखने की थोड़ी सी आदत जो है वो होनी स्टार्ट हो गई होगी। तो अभी जो हम C++ के अंदर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम इतनी बार लिख लेंगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करते टाइम कि हमें कोड लिखने की आदत हो जाएगी, और एक पॉइंट के बाद हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि सी आउट क्या करता है, सी आउट कैसे काम करता है। एक पॉइंट के बाद हमें पता होगा कि ये इस तरीके से काम करता है, और फिर हम इन चीज़ों को सिंपली यूज़ कर रहे होंगे।